अब हम बात करते हैं बेटा कि कैसे माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, किस प्रकार से वो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट से अलग होते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किए वो स्मॉल स्केल में ऑब्टेन किए, मतलब हमने अपने परिवार के लिए ऑब्टेन किए। लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट बनवाए जाएंगे वो लार्ज स्केल पर बनवाए जाएंगे। अब माइक्रोब्स को हमें यूज करना है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए। अब यदि आप कंपैरिजन करें कि जैसे कि हमने दही बनाई, एक छोटे कंटेनर में घर पे दही बना ली, यदि वही दही हम इंडस्ट्रीज में पैदा करवाएंगे तो हमें कंटेनर का साइज बड़ा लेना पड़ेगा और उस कंटेनर के अंदर हमें प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर बनाना पड़ेगा। अब जो ये कंटेनर हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, या जो वेसल यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज में, इन वेसल का साइज 100 लीटर से लेके 1000 लीटर हो सकता है। और इन वेसल्स को टेक्निकली हम फर्मेंटर कहते हैं। फर्मेंटर ऐसे वेसल्स जिसमें हम लिविंग की सहायता से कोई बायोसिंथेसिस कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे इन्हीं को ही बायोरिएक्टर भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस बायोरिएक्टर में या इस वेसल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब को यूज करेंगे और मीडिया यूज करेंगे या मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करेंगे और इनको यूज करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे लार्ज स्केल पर। प्रोडक्ट बनाएंगे लार्ज स्केल पर। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हम यहां पर प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर पैदा कर रहे हैं। अब कौन से प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में दिए गए हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले है बेटा एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस। दूसरा है बेटा लार्ज स्केल पर पैदा की जाने वाली एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। और तीसरा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है बेटा वो है एंजाइम। एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड बायोएक्टिव केमिकल्स। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा कि ये एल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होती हैं। तो पहले आपको ये समझाते हैं कि एल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे पैदा की जाती हैं और कौन सी होती हैं। एल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब सो कॉल्ड आसान भाषा में दारू। क्या क्या होती है एल्कोहलिक बेवरेजेस या टाइप ऑफ जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट है बेटा वो है विस्की, रम, ब्रांडी, जिन, वोडका, वाइन और बियर, जो कि आपने आमतौर पर सुनी होंगी। ये सभी जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं आपने सुना होगा कि ये अलग अलग कैसे होते हैं, क्या इनका टेस्ट अलग होता है, क्या इनका कलर अलग होता है। तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग होते ही कैसे हैं। यदि मैं बेसिक बात आपको समझाऊं कि भाई मान लो मैं कहूं कि इनके अंदर एल्कोहल का कंटेंट, मतलब इनके अंदर इथेनॉल का कंटेंट अलग अलग है। ठीक है कि जो विस्की है इसके अंदर 40 to 55% एल्कोहल का कंटेंट होता है। जो इसके अंदर रम है बेटा 40 to 55 या 60 to 70% ब्रांडी में होता है। 35 to 50% जो एल्कोहल का कंटेंट है वो जिन में होता है। उसके अलावा वोडका में 40 to 60% होता है। और ये 10 to 22% वाइन और 4 to 8% बियर में होता है। तो मैं ये कह सकता हूं वाइन और बियर में एल्कोहल का कंटेंट कम होता है और बियर में सबसे कम होता है। यदि मैं यहां पर टोडी लिखूं, हालांकि टोडी नेचुरल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रीज में पैदा नहीं करवाया जाता है, लेकिन ये भी एक एल्कोहल प्रोडक्ट है जिसके अंदर एल्कोहल की मात्रा होती है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो हमें एक डिफरेंस तो पता चला कि एल्कोहल का कंटेंट का डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जिसकी सहायता से, जिस ऑर्गेनिज्म की सहायता से, जिस यीस्ट की सहायता से इनका फर्मेंटेशन करवाया गया, उस यीस्ट की स्ट्रेन अलग अलग हो सकती है। कैसे? बियर के लिए हमने जो यीस्ट यूज की दैट इज सैक्रोमाइसिस पायरिफॉर्मिस यूज की, या उसके अलावा सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस, सैक्रोमाइसिस सर्विस, अलग अलग प्रकार की यीस्ट हमने यूज की, जिसकी वजह से जो अलग अलग एल्कोहलिक बेवरेजेस हमें ऑब्टेन की। लेकिन मेजर डिफरेंस जो होता है मेरे अकॉर्डिंग बेटा वो होता है कि हमने क्या सबस्ट्रेट यूज किया है, कि हमने दारू किस चीज से बनवाई है। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि जो दारू है ना बेटा
उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? उसके लिए रॉ मटेरियल होता है शुगर केन या पोटैटो या सीरियल मतलब अनाज, या उसके अलावा उसके अंदर अंगूर यूज कर सकते हैं या बाकी फ्रूट्स का यूज किया जा सकता है अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑब्टेन करने के लिए। जैसे विस्की हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? अनाज के दानों से, अनाज के दानों से, जैसे कि बार्ले मतलब जौ, ठीक है। उसके अलावा रम जो ऑब्टेन की जाती है बेटा वो मोलेसिस, मोलेसिस शुगर केन का प्रोडक्ट है। शुगर केन से हम रस निकालते हैं, उसको बॉयल करते हैं, उसके बाद प्रोसीजर फॉलो करके हम यह मोलेसिस ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। वो बताएंगे कैसे ऑब्टेन करते हैं। फिर हमारा टॉपिक भी नहीं है मोलेसिस कैसे बनाए जाते हैं, बस आपको याद रखना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनते हैं वो मोलेसिस से बनते हैं। उसके बाद ब्रांडी फ्रूट जूस से बनती है, फ्रूट जूस से बनती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी इसका कोई संबंध नहीं है। बन तो एथेनॉल रही है ना, इन सब के अंदर प्रोडक्ट जो बन रहा है बेटा वो तो अल्कोहलिक बेवरेजेस है या अल्कोहल है। इसके बाद जिन बनाने के लिए बेरीज का यूज किया जाता है, जो वोडका है वो पोटैटो से ऑब्टेन की जाती है, वाइन फ्रूट से ऑब्टेन की जाती है, ग्रेप से बेसिकली, और बियर है जो बेटा उसको जौ का पानी कहा जाता है, मतलब अनाज से पैदा होती है या इसको हम जौ का पानी कहते हैं। ओके, तो आपको पता लगा होगा कि ये बेवरेजेस अलग अलग कैसे हो गई। अलग अलग इसलिए हो गई कि पहले तो इसके अंदर सबस्ट्रेट हमने अलग यूज किया, उसके बाद जिस स्ट्रेन की सहायता से फर्मेंटेशन करवाई वो स्ट्रेन अलग है, और इनके अंदर जो अल्कोहल का कंटेंट है वो भी वेरी करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं बेटा कि कैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस पैदा की जाती हैं। तो ये है बेटा सबस्ट्रेट दैट इज मोलेसिस, मोलेसिस जो कि शुगर केन के रस से बनाया जाता है, मतलब गन्ने के रस से पैदा करवाया जाता है। यह है ग्रेन, यह है माल्टेड ग्रेन। अब आप कहोगे यार ये माल्टेड ग्रेन और ग्रेन में क्या फर्क होता है? यह है बायोरिएक्टर, जो हमने अभी बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो बड़े साइज के वेसल होते हैं उनको हम बायोरिएक्टर कहते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया ये बायोरिएक्टर बेटा, या इसको हम कहते हैं फर्मेंटर। कि भाई सबसे पहले हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं बेटा, कैसे अल्कोहल पैदा की जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पैदा करनी है बियर, ठीक है। हमें पता है बियर है जो बेटा वो बार्ले से पैदा होगी, ठीक बात है। बार्ले मतलब जौ से पैदा होगी। जौ एक टाइप का ग्रेन होता है, मतलब एक प्रकार का अनाज होता है, ठीक है। इससे हमें पैदा करना है बियर। हमने ये बार्ले के दाने लिए या अनाज लिया या ग्रेन लिए बार्ले के, और हमने उसको क्या किया, पानी के अंदर भिगो दिया। मान लो हमने बार्ले ग्रेन लिए, बार्ले ग्रेन को हमने पानी के अंदर या इनको एक पर्टिकुलर मॉइस्चर पर रखा, ठीक है। उसके बाद ये स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद जैसे ही इनमें जर्मिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम उनको ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे। सुखाने के बाद जो हमारे पास यहां पर ग्रेन ऑब्टेन होगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्प्राउटिंग हो चुकी है, इसको हम कहेंगे माल्टेड ग्रेन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार जो ये सिंपल ग्रेन थे बार्ले ग्रेन और इस माल्टेड ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको पता होगा जब हम किसी भी ग्रेन को या किसी भी सीड को पानी के कांटेक्ट में लाते हैं या मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाते हैं, उसके अंदर डोरमेंसी से हटकर वो जर्मिनेट करने लग जाता है। क्या होता है ऐसा उसके अंदर? इसके अंदर एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। इससे क्या होगा? एंजाइम, जैसे कि मान लो मैं बात करूं कि प्लांट के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेज एक्टिवेट हो गया। कार्बोहाइड्रेज, मान लो अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि पानी में डालने के बाद इस ग्रेन के अंदर एक्टिवेट हो गया, तो स्टार्च है ना, जो स्टार्च है जो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा? जब स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होगी, जब स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होगी तो इस माल्टोज को फर्मेंट करना, फर्दर अल्कोहल पैदा करने के लिए मेटाबोलाइज करना आसान होगा माल्टोज को देन दैट ऑफ दिस स्टार्च।
इस माल्टोज का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये माल्टेड ग्रेन से ऑब्टेन होता है, मतलब माल्टेड ग्रेन में इसका कंटेंट ज्यादा होता है। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करना और माल्टोज को डाइजेस्ट करने में डाइजेशन किसका आसान है? माल्टोज का। तो याद रखना, ग्रेन की बजाय हम माल्टेड ग्रेन यदि यूज करेंगे अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनवाने के लिए तो वो हमारे यीस्ट के लिए ज्यादा आसान रहेगा अल्कोहल बनाना। ये वैसे ही है जैसे कि घर वाले हमें कहते हैं कि बादाम हमें भिगोकर खाने चाहिए। भिगोकर क्यों खाने चाहिए? क्योंकि जब बादाम को भिगोया जाता है तो उसके अंदर माल्टिंग होती है, मतलब उसके अंदर स्प्राउटिंग जब होती है तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया जाता है जर्मिनेशन के दौरान, प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है, तो जो भीगे हुए चने हैं या भीगे हुए बादाम हैं उनको डाइजेस्ट करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है देन दैट ऑफ नॉन माल्टेड ग्रेन्स या नॉन माल्टेड सीड जो होता है, जैसे बादाम है, चने हैं, उनको डाइजेस्ट करने के कंपैरिजन में माल्टेड ग्रेन को डाइजेस्ट करना या माल्टेड सीड को डाइजेस्ट करना ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए हम माल्टेड ग्रेन यूज करते हैं। तो इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे होंगे कि जो माल्टेड ग्रेन है ना बेटा, ये माल्टेड ग्रेन यूज किया जाता है। स्प्राउट आपको नजर आ रहे माल्टेड ग्रेन है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल हमने ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक बात है। रॉ मटेरियल हमने कौन सा ले लिया? सीरियल, शुगर केन, मोलासेस, फ्रूट, अगेव, वे, फर्मेंटेबल शुगर है इसके अंदर, माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इनका फर्मेंटेशन करवाया किसने करवाया? सैक्रोमाइसिस सर्विसिए ने करवाया। अब देखो कि अल्कोहल पैदा कैसे होती है बायोरिएक्टर में। तो हमने क्या किया, जो बायोरिएक्टर लिया है, ध्यान से देखना बेटा, हमने जो बायोरिएक्टर लिया है इसके अंदर हमने डाली यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, एलिप्सोइडेंस, पायरिफॉर्मिस, अलग अलग प्रकार की यीस्ट डाली, और इसके अंदर है माल्टेड ग्रेन्स। माल्टेड ग्रेन हमने रॉ मटेरियल के तौर पर डाल दिए। यीस्ट इस माल्टोज को यूज करेगी और इसका ग्लूकोज है जो वो ग्लाइकोलाइसिस करवाएगी और ग्लाइकोलाइसिस के बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाएगी। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि यीस्ट में हुआ क्या, जो ग्लूकोज है इससे बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 बनेगी। तो इस मीडियम के अंदर, मतलब इस बायोरिएक्टर के अंदर ये अल्कोहल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी यीस्ट। लेकिन ऐसे नहीं है कि यीस्ट अल्कोहल पैदा, मतलब इथेनॉल पैदा करती रहेगी, पैदा होती रहेगी इथेनॉल। इथेनॉल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम 13% तक ही, यदि इस मीडियम में 13% तक अल्कोहल की कंसंट्रेशन अचीव हो गई, इसके बाद जो इथेनॉल है वो यीस्ट के लिए एक जहर का काम करेगा। देखो यार, यीस्ट है जो बेटा, इसने इथेनॉल खुद को पीने के लिए नहीं बनाई है कि ये खुद पी जाएगी इथेनॉल को। यीस्ट जब इथेनॉल 13% के आसपास पैदा कर देगी या 13% तक अल्कोहल पैदा कर देगी तो इथेनॉल इस यीस्ट के लिए पॉइजनस हो जाएगी और इस यीस्ट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। तो इसके बाद इथेनॉल फर्दर ये पैदा नहीं कर पाएगी। इसका मतलब इस बायोरिएक्टर के अंदर यीस्ट मैक्सिमम 13% ही इथेनॉल पैदा कर सकती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों ये ज्यादा और क्यों पैदा नहीं कर रही है? क्या यहां पर ये माल्टोज खत्म हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने रेस्पिरेशन में ये पढ़ा होगा कि जो इथेनॉल है ना, ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है यीस्ट का, जो कि उसने सेल के अंदर बनाया है और उसको बाहर फेंक दिया है सेल में बनाकर। इथेनॉल पैदा तो सेल के अंदर होता है, इथेनॉल पैदा तो यीस्ट के अंदर हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसने इथेनॉल को इस मीडियम के अंदर अपनी सेल से बाहर फेंक दिया। अब ये जो इथेनॉल है ना, ये इसका एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है। अब इतना अच्छा होता तो ये खुद ही पी जाती इस इथेनॉल को। इथेनॉल यीस्ट की अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है और इसने इसको अपनी बॉडी से, मतलब सेल से बाहर फेंक दिया, इसके लिए नुकसानदायक था। लेकिन ये इथेनॉल इस मीडियम में इकट्ठा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, और जब ये कंसंट्रेट हो जाता है और 13% कंसंट्रेशन अचीव कर लेता है तो यीस्ट इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाती और यीस्ट इसके बाद फर्दर अल्कोहल पैदा नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि बायोरिएक्टर के अंदर हम 13% से ज्यादा अल्कोहल ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। अब वाइन जिसके अंदर 10% के आसपास अल्कोहल कंटेंट होता है और बियर जिसके अंदर 4 से 8% अल्कोहल कंटेंट होता है,
वो हम डायरेक्टली इस बायोरिएक्टर से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं वाइन और बियर को लिखूंगा कि वाइन और बियर ऐसे प्रोडक्ट है जो कि विदाउट डिस्टिलेशन ऑब्टेन हुए, विदाउट डिस्टिलेशन। इसका मतलब वाइन और बियर पैदा करने के लिए किसी भी प्रकार के डिस्टिलेशन प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है। ये डिस्टिलेशन क्या होता है? यदि हमें पैदा करना है क्या, यदि हमें पैदा करनी है विस्की, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, ये हमें प्रोडक्ट बनाने हैं। इनके अंदर तो कंसंट्रेशन 40% से ज्यादा होती है, तो अब क्या करें? 40% तो इस मीडियम में पैदा ही नहीं हुई। 40% या इससे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑब्टेन यदि हमें करनी है तो हमें डिस्टिलेशन करना होगा। वो क्या होता है कि हमें इस कंटेनर को, इस फर्मेंटर को या इस वेसल को हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना होगा और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना होगा जिस पर इथेनॉल है जो वो इवेपोरेट हो, इथेनॉल इवेपोरेट हो, और इथेनॉल इवेपोरेट होने के बाद इसको हम ठंडा करें और ये कंडेंसेशन के बाद, कंडेंसेशन से हमारे पास इथेनॉल पैदा करें जो कि हाई कंसंट्रेशन की हो। जैसे कि डिस्टिलेशन से हम पानी को प्योरीफाई करते हैं ना, हमने पहले क्या किया, जो हमारे पास पानी था हमने उसको इवेपोरेट करवाया, इवेपोरेट करवाने के बाद उसको हमने कंडेंस करवाया, कंडेंस करने के बाद जो हमारे पास पानी ऑब्टेन हुआ वो डिस्टिल्ड वाटर था, उसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं थी। ऐसे ही जब हम इस फर्मेंटर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिस पर इथेनॉल इवेपोरेट हो जाए, उस टेम्परेचर पर रखेंगे, इथेनॉल के वेपर बनने के बाद उसको कंडेंस किया जाएगा। कंडेंस करने के बाद हमारे पास यहां पर ये दारू की ड्रॉप हमें ऑब्टेन होगी, दारू ड्रॉप, जो कि ज्यादा कंसंट्रेशन की होगी, और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे और इसी से हम जो प्रोडक्ट बना पाएंगे वो है डिस्टिलेशन से बनवाए गए प्रोडक्ट। तो इसका मतलब विस्की, ब्रांडी, रम और जिन ये डिस्टिलेशन से पैदा करवाई गई हैं। तो मैं लिख सकता हूं ये है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से ऑब्टेन की गई बेवरेजेस या डिस्टिल्ड जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट आए हमारे पास आए हैं बेटा। तो इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? ये बिना डिस्टिलेशन के पैदा किए गए और ये विद डिस्टिलेशन पैदा करवाए गए, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा पैदा करवाए गए। ठीक है, तो ये कहानी थी अल्कोहल के पैदा करने की। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है बेटा जिसका नाम है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होती है? यदि आप इसके नाम को समझो, एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। ये एंटीबायोटिक है जो बेटा, इसके वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। अब आप कहोगे एंटीबायोटिक तो हमारे काम की है, ये अगेंस्ट लाइफ किसके हुई? जिसको मारने के लिए हमने एंटीबायोटिक खाई है उसकी लाइफ के अगेंस्ट है। हमारे लिए तो ये फायदेमंद है, हमारे लिए तो एंटीबायोटिक प्रो लाइफ का काम करती हैं। प्रो लाइफ, लाइफ किसकी? ह्यूमन बीइंग की। हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ है, लेकिन जिस माइक्रोब को हम किल करने के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए ये अगेंस्ट लाइफ है, उसकी लाइफ के अगेंस्ट है। अब एंटीबायोटिक जो नाम है बेटा, दैट टर्म वाज कॉइन्ड बाय वॉक्समैन। वॉक्समैन ने इस टर्म को कॉइन किया था, लेकिन इसको डिस्कवर नहीं किया। डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है बेटा वो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। अब ये एंटीबायोटिक एक्चुअल में कैसे डिस्कवर हुई थी? तो याद रखना, ये बाय चांस डिस्कवर हुई थी। बाय चांस, गलती से लगाओ, बाय चांस डिस्कवर हो गई। कैसे डिस्कवर हो गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब बेटा काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के कल्चर पर। अब वो बैक्टीरिया कौन सा था? वो बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि पिंपल कोज करवाता है ह्यूमन बीइंग में, एक्ने के लिए जिम्मेदार होता है। ये अब मैंने आपको बताया था कि ये कल्चर मीडियम में कॉलोनीज है इस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को, और उसके बाद वो इस मान लो मैं कहूंगी पेट्रीप्लेट है और इसके अंदर इन्होंने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रो करवाया। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज इस मीडियम के अंदर बन गई और वो इस मीडियम को
लैब में रखकर चले गए। जब वो वापस आए तो इस मीडियम के अंदर उनको कुछ और कल्चर हुआ मिला, मतलब ये उनको बाद में ऑब्टेन हुआ। पहले तो इन्होंने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को कल्चर करवा रखा था, वो काम ही स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पर कर रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने आके देखा, 2 दिन के बाद जब वो आए, उन्होंने आकर देखा कि यहां पर एक स्ट्रक्चर ग्रो किया है जिसने इस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को मार दिया है। मतलब कि मान लो मैं कहूं कि यहां पर कोई फंगी का स्पोर आकर गिरा, कोई फंगी का स्पोर आकर गिरा, और वो फंगी का स्पोर यहां पर गिरा और जर्मिनेट किया, तो जहां जहां पर ये फंगल स्पोर जर्मिनेट करके ये फंगल कॉलोनी बनी, और फंगल कॉलोनी जहां तक भी ग्रो की ना, वहां तक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज इनहिबिट हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस कल्चर के अंदर ये वाले रीजन में, इस वाले रीजन में यहां तक केवल फंगी है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रो नहीं कर पा रहा है या इनहिबिट हो गया है। तो याद रखना, जो ये फंगल कॉलोनी यहां पर ग्रो की, जिसने इसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया, तो पता चला ये फंगी कौन सी थी, पेनिसिलियम नोटेटम फंगी थी। और इस फंगी ने कुछ केमिकल बनाए और उस केमिकल ने इस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी के कल्चर को इनहिबिट किया, या इसके कल्चर को इनहिबिट किया। ठीक है, तो अब जब इसकी एक्सटेंसिव स्टडी की गई तो पता चला कि जो ये पेनिसिलियम कॉलोनी है, ये कुछ केमिकल बनाती है, ये कुछ केमिकल बनाती है, जो केमिकल इस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को इनहिबिट कर रहे हैं। इन्हीं केमिकल को बाद में नाम दिया गया एंटीबायोटिक। मतलब ऐसे केमिकल जो इसकी लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं, इन केमिकल को कहा गया एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक पैदा की पेनिसिलियम ने, किसकी जिंदगी के अगेंस्ट हो गई वो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। इन्हीं को कहा गया, इस केमिकल को कहा गया एंटीबायोटिक। तो आपसे पूछा जाए डिफाइन करो एंटीबायोटिक को, तो एंटीबायोटिक को हम डिफाइन कर सकते हैं chemicals produced by one organism that prove harmful to another organism, जो दूसरे के लिए हार्मफुल हो, another organism is known as एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ। ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया शब्द है, ग्रीक वर्ड है बेटा ये। अब यदि इसको थोड़ा सा और समझो आप, तो हमने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम फंगी है, जो पेनिसिलियम फंगी एक केमिकल पैदा कर रही है। इस केमिकल ने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ऐसी की तैसी कर दी, तो इस केमिकल को हम कहेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कहा गया। थोड़ा सा समझो, इस ऑर्गेनिज्म ने ये केमिकल पैदा किए, दूसरे के लिए ये हार्मफुल साबित हुए। ठीक है, तो इस केमिकल को एंटीबायोटिक कहा गया, और उस एंटीबायोटिक का नाम रखा गया पेनिसिलिन। इसका नाम रखा गया पेनिसिलिन, इसका नाम रखा गया बेटा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इसके बाद अब एंटीबायोटिक डिस्कवर तो हो गई, बाय चांस डिस्कवर हो गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर कर ली। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को अभी ये पता नहीं है कि एंटीबायोटिक का यूज कैसे करना है। तो इस एंटीबायोटिक के एक्सटेंसिव स्टडी की गई चेन और फ्लोरे के द्वारा। चेन और फ्लोरे दो और साइंटिस्ट है जो कि एंटीबायोटिक के यूज को समझाएंगे हमें, और इन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी की चेन और फ्लोरे ने, और एंटीबायोटिक के यूज को समझाया कि एंटीबायोटिक का यूज ह्यूमन बीइंग को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स को। तो इसीलिए फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, फ्लेमिंग ने तो डिस्कवरी की, चेन और फ्लोरे ने एंटीबायोटिक को एक्सटेंसिवली स्टडी किया,
और उनके यूज को समझाया कि कैसे इनको प्रैक्टिकली ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसीलिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया, जो कि ह्यूमन की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। याद रखना, एंटीबायोटिक जब से डिस्कवर हुई बहुत सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई। एंटीबायोटिक है बेटा, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है हमारी सोसाइटी पर, जो कि डेडली डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। डेडली डिजीज कौन सी? प्लेग, अभी मैंने बताया आपको, ब्लैक डेथ, वूफिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया जो कि गलघोटू मतलब फेरिंग्स में यहाँ पर स्वेलिंग की वजह से बंद हो जाता है गला, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसमें ये जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, उंगलियां टूटकर गिरने लग जाती है काफी समय के बाद, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ लोग हमारे अर्थ पर मारे गए। ठीक है, तो उसको ट्रीट कर दिया इन एंटीबायोटिक्स ने। ठीक बात है। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी का हमारी ह्यूमन लाइफ पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या फंगी एंटीबायोटिक पैदा करती है? नहीं, अलग अलग ग्रुप हैं माइक्रोब्स के जो ये एंटीबायोटिक या ऐसे केमिकल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं जिसको हम एंटीबायोटिक के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन से है बेटा? सबसे पहले हमने लिखा कि भाई सोर्स कौन से हैं। उसके अलावा सोर्स है जो बेटा, एक ग्रुप है एक्टिनोमाइसिट्स का, जिसको मोनेरा का ग्रुप कहते हैं, मोनेरा या मोनेरंस कहते हैं इसको, मोनेरंस। जो ये मोनेरन है बेटा, मतलब बैक्टीरिया है एक प्रकार के, इनको हम बैक्टीरियल फंगी कहते हैं, बैक्टीरियल फंगी कहा जाता है इसको, नाम से कंफ्यूज ना हो। ये प्रोकैरियोटिक फंगी है। माइसीट पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि ये फंगी है, नहीं, एक्टिनोमाइसिट्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कुछ फंगी के फीचर शो करता है, तो इसलिए हम इनको बैक्टीरियल फंगी कहते हैं। तो एक्टिनोमाइसीट जो ग्रुप है ना माइक्रोब का, वो एंटीबायोटिक पैदा करने के लिए बड़ा फेमस है। उसके ग्रुप के मेंबर हैं जो वो एंटीबायोटिक पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। कौन से मेंबर हैं इसके? वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। ये सभी एक्टिनोमाइसिट्स ऑर्गेनिज्म हैं। अब ये कौन सी एंटीबायोटिक पैदा करते हैं? आपको याद केवल एक रखना है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है ना, that is obtained from Streptomyces griseus। Streptomyces griseus से पैदा होती है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम मैच नहीं करवाना आपको कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिस सारे, स्ट्रेप्टोमाइसिस तो जीनस का नाम है। आपको याद रखना है इसकी स्पीसीज का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक एंटीबायोटिक तो याद करनी है। उसके बाद जो पेनिसिलिन है, हमें पता है कि पेनिसिलियम नोटेटम फंगी से ऑब्टेन की, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड जो एंटीबायोटिक थी, और बैक्टीरिया वगैरह से भी, जैसे कि बैसिलस लाइकिनोफॉर्मिस से बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक पैदा होती है। तो हमें क्या सीखने को मिला कि जो एंटीबायोटिक है ना बेटा, वो अलग अलग माइक्रोब से पैदा होती है, अलग अलग माइक्रोब से सोर्स होती है। ठीक है, और जो पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी वो फंगी मतलब पेनिसिलियम नोटेटम फंगी से ऑब्टेन हुई। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप जैसा कि हमने देखा कि ये जाना जाता है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है कि आज के वर्ल्ड को हम बिना एंटीबायोटिक इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है यूजिंग एंटीबायोटिक। यदि एंटीबायोटिक नहीं होगी तो वो बीमारियां ह्यूमन के लिए जानलेवा होंगी। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो ह्यूमन बीइंग की निपटा दी गई एंटीबायोटिक्स के द्वारा? वो कौन सी बेटा? प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया और लेप्रोसी, या जो ये लेप्रोसी वगैरह डिजीज है बेटा, इनको अर्थ से गायब कर दिया गया। इसके बाद है बेटा कि क्या मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक के काम करने का, कैसे एंटीबायोटिक काम करती है। एंटीबायोटिक के बारे में आपने एक चीज सुनी होगी कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ना, वो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकती है। ध्यान से दोबारा सुनना, सेल वॉल को तोड़ती नहीं है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो एक तरीका है एंटीबायोटिक के काम करने का। पेनिसिलिन के काम करने का क्या तरीका है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सेल वॉल मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल है, उसको इनहिबिट करेगी। क्या पेनिसिलिन प्लांट की सेल वॉल को इनहिबिट कर देगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, अब सोच के देखिए, यदि पेनिसिलिन
के सामने हमारी सेल हो, ह्यूमन सेल हो, या हमने पेनिसिलिन इनटेक कर ली हो, तो ह्यूमन सेल को वो ज्यादा नुकसान या नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ह्यूमन सेल के अंदर सेल वॉल ही नहीं होती। या आपने पढ़ा होगा कि जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम होता है, सेल वॉल नहीं होती उसके ऊपर, इसलिए वो पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट होता है। लेकिन सारी एंटीबायोटिक सेल वॉल को सिंथेसिस को इनिबिट करके काम नहीं करती है। अलग अलग एंटीबायोटिक का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। क्या तरीका हो सकता है? उसमें से कुछ एक तरीके हैं। क्या? जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहला तरीका है कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करना। सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करने का जो काम है या उसको करने का तरीका है जो वो पेनिसिलिन्स परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा बेसिट्रेसिन जो हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। साइक्लोसेरिन है जो बेटा, वो भी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। उसके अलावा बेटा कुछ एंटीबायोटिक हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, मतलब ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती हैं। ट्रांसलेशन में आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसलेशन करने के लिए राइबोसोम, उसमें 30 और 50 एस सब यूनिट्स होती हैं। कुछ 30 एस सब यूनिट के इनहिबिटर होती हैं एंटीबायोटिक्स, वो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती हैं। जैसे कि बात करें आप टेट्रासाइक्लिन्स जो एंटीबायोटिक है वो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती हैं। उसके अलावा कुछ 50 एस सब यूनिट के इनहिबिटर होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। उसमें है एरिथ्रोमाइसिन जो कि हमने ऑब्टेन की थी स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से। इसके बाद आरएनए को इलोंगेट करने से रोकेंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रोकेंगी, जैसे कि एक्टिनोमाइसिन्स है, ठीक है। तो अलग अलग तरीका है, अलग अलग मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक के काम करने का। तो एंटीबायोटिक की ये थी डिटेल एनालिसिस। इसके बाद माइक्रोब्स को अलग अलग प्रकार के बायोएक्टिव केमिकल, एंजाइम और ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी जाना जाता है। अब माइक्रोब इंडस्ट्रीज में क्या पैदा कर सकते हैं? सबसे पहले वो पैदा कर सकते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हम अलग अलग एप्लीकेशन है सिट्रिक एसिड की, एनसीईआरटी ने एप्लीकेशन नहीं बता रखी है। एनसीईआरटी ने केवल ये बता रखा है कि इंडस्ट्रीज में यदि हमें सिट्रिक एसिड पैदा करवाना है तो वो सिट्रिक एसिड पैदा करवाएगी फंगी एस्परजिलस नाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इसका नाम मैच नहीं करता है, और ऊपर से ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक फंगी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड पैदा करने के लिए जानी जाती है। उसके बाद एसिटिक एसिड मतलब सिरका, मतलब विनेगर। सिरका होता है, विनेगर होता है 5% एसिटिक एसिड। ये कौन प्रोड्यूस करेगा? ये पैदा करेगा एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसका नाम मैच करे तो कोई बड़ा इश्यू है भी नहीं, ये बैक्टीरिया है। लेकिन एस्परजिलस नाइजर फंगी है, एस्परजिलस नाइजर फंगी है, तो आपको ये भी डिफरेंशिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद जो ब्यूटायरिक एसिड है ये ऑब्टेन किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से ये ऑब्टेन किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम शायद आपको मालूम हो एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। उसके बाद जो एस्परजिलस नाइजर है ये ग्लूकोनिक एसिड भी पैदा करती है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। तो हमें कौन से ऑर्गेनिक एसिड पढ़ने? सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर। एसिडिक एसिड मतलब सिरका, मतलब विनेगर, कहां से ऑब्टेन किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई से। ब्यूटायरिक एसिड पैदा किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। जरूरी नहीं है कि पेपर में आया कि क्या हो सकता है ब्यूटाइलिकम हटा दिया जाए और जीनस पूछ लिया जाए कि ब्यूटायरिक एसिड कौन पैदा करेगा, तो नाम मैच नहीं कर रहा है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये क्लोस्ट्रीडियम से पैदा होता है। इसके बाद कौन से एंजाइम हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा पैदा होते हैं? सबसे पहले लाइपेज एंजाइम। लाइपेज जो एंजाइम है, जो कि हमें नाम से पता लग रहा है लिपिड को डिग्रेड करेगा, लिपिड डिग्रेड करेगा। लिपिड या लिपिड में आपने पढ़ा होगा ऑयल, घी वगैरह आते हैं, इनको डिग्रेड कर देगा, ठीक है। अब ये नहीं दिया गया सिलेबस में कि कौन सा माइक्रोब लाइपेज पैदा करेगा। लाइपेज का एप्लीकेशन सिलेबस में दिया गया है। ये आप इस डायग्राम को देखो तो मैं इसको कहूंगा कि यार ये है ना, ये है एक कपड़ा, क्लोथ है कोई, और इस क्लोथ पर ये ऑयल स्टेन्स लगे हुए हैं। ऑयल स्टेन मतलब जो तेल के निशान हैं या तेल गिरा हुआ है कपड़ों पर, ठीक है, ऑयल स्टेन, ये वो वाला दाग अच्छे वाला टाइप्स।
अब ये दाग अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन लाइपेज यदि इसके साथ ऐड कर दिया जाए, इस कपड़े के ऊपर लाइपेज एंजाइम डाल दिया जाए, तो वो इंडेफिनेटली इन ऑयल स्टेन्स को रिमूव कर देगा। इसीलिए जब हम डिटर्जेंट वगैरह तैयार करते हैं तो उसके अंदर ये लाइपेज डाल दिया जाता है, ताकि हमारे डिटर्जेंट हैं वो कपड़ों को साफ करने में या ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो। तो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन करने में इनको यूज किया जाता है लाइपेज को। लेकिन लाइपेज का सोर्स क्या है? वो है एक फंगी जिसका नाम है कैंडिडा लाइपोलाइटिका। लेकिन हमें ये याद नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है, दैट इज प्रोटीएज। अगेन प्रोटीएज का सोर्स हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया। तो प्रोटीएज क्या काम के हैं? प्रोटीएज का काम है जैसे कि होममेड जूस, या हमने घर पे कोई जूस तैयार किया, जैसे कि हमने मैंगो जूस तैयार किया घर पे, ठीक है, और एक मैंगो जूस हम रेडीमेड लेकर आते हैं, पैकेज्ड जो जूस होता है वो लेकर आते हैं। तो जो पैकेज जूस होता है ना, वो साफ साफ सा होता है, थोड़ा सा होमोजीनस होता है, लेकिन जो हमने घर पे तैयार किया है वो थोड़ा ब्लर होता है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि कुछ प्रोटीन का हेज होता है इसके अंदर। जो हमने होममेड जो जूस तैयार किया ना बेटा, इसके अंदर प्रोटीन हेज है, प्रोटीन का बना हुआ हेज है। हमने क्या किया, यदि हम इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम डाल दे तो ये प्रोटीन का हेज है जो इसको ब्लरनेस दे रहा है, वो इसको साफ कर देगा और ये हमारे पास क्लियर जूस ऑब्टेन होगा। तो बोटल्ड जूस है जो, उसके अंदर क्या डाल दिया है ऐसा जो कि हमारे होममेड जूस से अलग है या ज्यादा साफ सा क्लियर सा में नजर आ रहा है? उसके अंदर डाल दिया प्रोटीएज। उसके अलावा हम उसके अंदर पेक्टिनेज भी डाल सकते हैं। जो पेक्टिन के जो थ्रेड्स हैं वो भी एक हेज पैदा करते हैं। यदि हम इसके अंदर पेक्टिनेज एंजाइम डाल देंगे तो ये, जैसे कि एप्पल जूस का एग्जांपल दिया गया, ये हमने घर पे निकाला एप्पल जूस, और ये जो एप्पल जूस है जो इंडस्ट्रीज में तैयार किया गया बोटल्ड जो पैकेज्ड जूस है, उसके अंदर पेक्टिनेज एंजाइम डालकर इसको साफ किया जाता है, मतलब इसको क्लियर बनाया जाता है, होमोजेनस बनाया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है कि प्रोटीएज और पेक्टिनेज है ना जो, वो बोटल्ड जूस को क्लियर करने के लिए यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। इसके बाद ये देखना बेटा, ये है हार्ट, और इस हार्ट की वॉल्स को, हार्ट वॉल को ब्लड सप्लाई करने के लिए आपने पढ़ा होगा कोरोनरी सर्कुलेशन होता है या कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। यदि इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एक ब्लड क्लॉट बन जाए, देखो कोलेस्ट्रॉल नहीं बेटे, जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देना। यदि यहां पर इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट बन जाए, और ब्लड क्लॉट आपको मालूम होगा ब्लड क्लॉट बनता है फाइब्रिन से, तो इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है। ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसकी नहीं। ये तो कोलेस्ट्रॉल का प्लेक है, ठीक है ना। हम इस कोलेस्ट्रॉल वाले की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जहां पर ये ब्लड वेसल नैरो था उसके अंदर यहां पर ये ब्लड क्लॉट बन गया, और ब्लड क्लॉट है जो बेटा वो फाइनली फाइब्रिन बनता है, तब वो ब्लड क्लॉट बनता है, ठीक है। अब यदि हमें हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें से यदि ब्लड क्लॉट को रिमूव करना है, मतलब फाइब्रिन जो जमा हुआ है उसको हटाना है, तो एक एंजाइम होता है, नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है ना, ये इस फाइब्रिन को तोड़ देता है, तो मतलब इसकी कर देता है ये फाइब्रिनोलाइसिस कर देता है। तो यदि जिस पर्सन में संभावना है या जिस पर्सन को हार्ट अटैक आ चुका है और उस पर्सन के अंदर हमें संभावना है कि फाइब्रिन जमा हुआ है ब्लड वेसल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज उसके अंदर डाल देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, जहां जहां पर भी ब्लड क्लॉट होगा, मतलब फाइब्रिन बना हुआ होगा, वो उस फाइब्रिन को तोड़ देगा, और फाइब्रिन तोड़कर उस रास्ते को क्लियर कर देगा, ताकि ब्लड फ्लो के अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, मतलब फाइब्रिन के द्वारा जो ऑब्स्टेकल था या ब्लड क्लॉट जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था, वो हट जाए, वो रिमूव हो जाए। इसीलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट फोड़ने वाला कहा जाता है, मतलब क्लॉट बस्टर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो हमने क्या सीखा, स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर कहते हैं, जो कि फाइब्रिन मतलब ब्लड क्लॉट जो बना हुआ है उसको तोड़ देगा। ओके,
अब जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है ये कहां से ऑब्टेन करेंगे हम? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का सोर्स है माइक्रोब, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं ये एंजाइम पैदा करवाने के लिए। उसके अलावा जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में दिया गया है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से भी स्ट्रेप्टोकाइनेज पैदा करवाते हैं। अब एनसीईआरटी ने क्या यूज लिख रखा है इसका कि ये रिमूव करता है ब्लड क्लॉट को फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट जो कि जिसके अंदर हो रहा हो मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, सो कॉल्ड हार्ट अटैक। इसके बाद क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे गए हैं इस टॉपिक से? देखो बेटा, हमें एक बार पता है कि ब्लड क्लॉट है ना, जो वो क्लॉट बनाया गया है फाइब्रिन के द्वारा। ब्लड क्लॉट है जो वो बनाया गया फाइब्रिन के द्वारा, ठीक है। अब इस फाइब्रिन को तोड़ना है, उसी को हम कहेंगे फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस करवाएगा हमें पता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, लेकिन इसको टीपीए के नाम से भी पूछा गया है एग्जाम में। टीपीए का मतलब होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये भी क्लॉट बस्टर का काम करता है। कैसे काम करता है कि ये फाइब्रिनोलाइसिस को प्रमोट करता है। जो यहां पर टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया गया है, ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मिन में। और प्लाज्मिन क्या करता है? इस फाइब्रिन को तोड़कर उस क्लॉट को खत्म कर देता है। यही है मैकेनिज्म इस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम के काम करने का, जो कि जिस पर्सन को मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन की प्रॉब्लम है या इसकी हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है क्योंकि उसके अंदर जो कॉर्नरी आर्टरी है उनके अंदर क्लॉट बना हुआ है, उन क्लॉट को ये रिमूव कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट बायोएक्टिव केमिकल है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है और कैसे यूज होता है? साइक्लोस्पोरिन ए यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के दौरान। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैं कहूं कि इस पर्सन को चाहिए किडनी, मतलब ये है रेसिपिएंट, और इसको एक डोनर भी मिल गया जो इसको किडनी देने के लिए तैयार है। इस डोनर ने इसको किडनी दे दी, लेकिन इसकी किडनी है जो, इसके ऊपर कुछ ऐसे एंटीजन थी जिसकी वजह से इस रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम ने इस किडनी को नॉन सेल्फ डिक्लेयर कर दिया और इस रेसिपिएंट का जो टी सेल है वो इस किडनी को निपटा देगा, धीरे धीरे इसको रिजेक्ट कर देगा। तो रेसिपिएंट ने डोनर की किडनी को, जो कि इसकी जिंदा रहने के लिए जरूरी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट किया? टी सेल ने। टी सेल क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो इस पर्सन के लिए समय की मांग क्या है? इम्यून सिस्टम या किडनी? किडनी। किडनी होगी तो ये पर्सन सरवाइव करेगा, किडनी नहीं होगी तो ये पर्सन मर जाएगा। तो समय की मांग इम्यून सिस्टम नहीं है, ये है किडनी। तो इसीलिए हम एक ऐसी दवाई खाते हैं जो कि हमारे या इस रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगी, और उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाई को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं, और वो इम्यूनोसप्रेसेंट है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि हमें एक फंगी से ऑब्टेन होती है और फंगी का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम बहुत इंपॉर्टेंट फंगी है बेटा, जिससे हमें ये साइक्लोस्पोरिन ए पैदा होती है। और ये साइक्लोस्पोरिन ए है, इसको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे हुए पेशेंट के अंदर यूज की जाती है। ये है साइक्लोस्पोरिन ए और ये है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, और ये है साइक्लोस्पोरिन ए कैसे इनहिबिट करेगी हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स को। नेक्स्ट है बेटा एक और बायोएक्टिव केमिकल, नाम है स्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है? अभी हमने एक डायग्राम देखा था। क्या देखा था? हमने एक डायग्राम देखा जिसके अंदर दो प्रकार की प्रॉब्लम हमें नजर आई। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल का प्लाक यहां पर हमें नजर आया, कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जो कि इस कॉर्नरी आर्टरी के अंदर दीवार में फंसा हुआ है, दीवार में बना हुआ है, ठीक है। दूसरी में चीज नजर आई, दिस वन इज फाइब्रिन, ये क्लोट है। तो क्लोट को तो हमने लाइज कर दिया यूजिंग स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब बात आती है यार, ये कोलेस्ट्रॉल भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल ने भी तो इस ल्यूमन को नैरो किया है, ठीक है। तो
कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड वेसल के अंदर बढ़ जाए या हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? तो कोलेस्ट्रॉल है ना जो बेटा, वो हमारी आर्टरीज के अंदर दीवार में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और डिपॉजिट होकर जो एक कोलेस्ट्रॉल है ये दीवार को कर देता है मोटा, जिसकी वजह से जो पैसेज है ना ये नैरो हो जाता है। हम क्लोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की बात कर रहे हैं। इसी बीमारी को हम कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, जो कि आपने पढ़ा होगा CAD के रूप में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रूप में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस तब हुआ है जब कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर लेवल ज्यादा हो गया है। ठीक बात, या कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर ज्यादा बन रहा है। तो आप ये ना समझे कि हम कोलेस्ट्रॉल नहीं खाएंगे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती भी है। हाँ, खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ज्यादा होगा, लेकिन बनना भी तो एक प्रॉब्लमेटिक है ना, कि बन ज्यादा रहा है तब भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल के, चलो खाना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बनने को कैसे रोके? कोलेस्ट्रॉल के बनने का प्रोसीजर यदि हमें पता हो तो हमें पता लगेगा कि ये दवाई काम कैसे करती है। कोलेस्ट्रॉल बनता है, सिंपल भाषा में बात करें, एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है HMG कोएंजाइम A, HMG कोएंजाइम A, जो कि HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेवलनेट में चेंज होता है और वो फाइनली कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो मैं ये कह सकता हूं HMG कोएंजाइम सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करता है, दैट इज HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। यदि हम इस एंजाइम को किसी तरीके से इनहिबिट कर दें, तो ये HMG कोएंजाइम A कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करवा पाएगा। ठीक बात है। तो हमने क्या यूज किया? इस एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज किया। हमने यूज किया स्टैटिन। हमने स्टैटिन की गोली खाई। तो स्टैटिन क्या करेगा? इस HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाए। मान लो मैं कहूं कि ये एक एंजाइम है, इसका नाम है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, ये एंजाइम का नाम है। इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर नेचुरली तो चिपकना चाहिए था, ये HMG कोएंजाइम है, क्योंकि इसी के लिए ये एंजाइम है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह चिपका दिया हमने क्या? स्टैटिन। तो स्टैटिन जब इस HMG कोएंजाइम रिडक्टेज के साथ चिपकेगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा एंजाइम और ये कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा करवा पाएगा, और इसी से हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए हम स्टैटिन का यूज करते हैं, जो कि इस HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है और हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करता है। इसी की वजह से हमें वही सेम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल सकता है। तो यही है बेटा स्टैटिन का यूज। और स्टैटिन किससे पैदा हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिन है जो बेटा वो पैदा होता है एक फंगी से, नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा है, लेकिन ये यीस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो मोनेस्कस परप्यूरियस है बेटा यीस्ट है। अब हर बार यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विस ये नहीं होगी। यीस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस भी यीस्ट है, आप इस बात को समझो। मोनेस्कस परप्यूरियस भी एक टाइप की यीस्ट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया स्टैटिन।